हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, उसका ये क्लास नंबर 4 है इन कंटिन्यूएशन ऑफ क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 10, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 कहां तक हो गया था हमारा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करना था हमें, ठीक है। तो यहां से शुरू करना था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में मेन जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो दो है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे और भी स्टॉक एक्सचेंज है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। 30 से 35 टोटल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, फिर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे सब हैं, ठीक है। तो मेन हमें जो पढ़ाई करना है वो दो के बारे में पढ़ाई करना है और यही मेन भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही मेन यूज होता है, ठीक है। वहां पे तो और जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे कोई सेल परचेज होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन एक्सचेंज। ये बहुत ही लेटेस्ट यानी हाई टेक्नोलॉजी यूज करने वाला एक्सचेंज है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टॉक एक्सचेंज ऑन 1 अप्रैल 1993। यानी इनकॉर्पोरेट हुआ था 1992 में और रिकॉग्नाइज कब हुआ था स्टॉक एक्सचेंज के रूप में? अप्रैल 1993 में। इट स्टार्टेड ऑपरेशन इन 1994 में। 1992 में बना, 93 में वो रिकॉग्नाइज हुआ और ऑपरेशन शुरू हुआ 1994 में। विद ट्रेडिंग ऑन द होलसेल डेट मार्केट segment and subsequently launched the capital market segment in November 1994 as a trading platform for equity and future and options। ये सारे ट्रेड होते हैं, उतना आपको जानने का जरूरत नहीं कि फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है इन जून 2000 फॉर वेरियस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, फ्यूचर ऑप्शन मार्केट कब शुरू हुआ था? जून 2000 में। NSE has set up a nationwide fully automated screen based trading system। देश में कहीं से भी आप उसके स्क्रीन के थ्रू आप सेल परचेस कर सकते हैं, ठीक है। The NSE was set up by leading financial institutions, banks, insurance company and other financial intermediaries। यानी NSE कौन शुरू किया था? बहुत सारे का ग्रुप था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इट इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स हु डू नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेड ऑन द एक्सचेंज। यानी वो कौन मैनेज करता है? कुछ प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं और उनका कोई दूर का वास्ता वो सेल परचेज में कोई पार्ट नहीं लेते हैं। फिर अगर वो लेते तो वो तो फिर बायसनेस आ जाता, इसीलिए वो लोग ट्रेड नहीं करते। द ट्रेडिंग राइट्स आर विद द ट्रेडिंग मेंबर हु ऑफर देयर सर्विसेज टू द investor। The board of NSE comprises senior executive from promoter institutions and eminent professional without having any representation from trading member, ठीक है। सिंपल वो कौन कौन होते हैं? उसके बोर्ड मेंबर में कौन कौन होते हैं? सीनियर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम प्रोमोटर इंस्टीट्यूशंस, यानी ये जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी है, उनका कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव और बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, और जो कि ट्रेडिंग लाइन से बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ NSE बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? NSE वाज सेटअप, NSE क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, स्टॉक मार्केट है, ठीक है। NSE वाज सेटअप विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इसका क्या क्या था याद कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्टैब्लिशिंग अ नेशन वाइड ट्रेडिंग, हर वो एडवांटेज जो स्टॉक एक्सचेंज का है उसका भी यही होगा और यही एम होगा, इसी चीज के लिए बना है। एस्टैब्लिशिंग अ नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी पूरे देश में कहीं से भी कोई ट्रेड कर सके, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर ऑल ओवर द कंट्री थ्रू एन एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ फेयर, इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी मार्केट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। फेयर, इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रोवाइड करना। इनेबलिंग शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल और शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल प्रोवाइड करना जो T+2 डेज है। मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है,
उस बेंचमार्क पे काम करना। विद स्पैन ऑफ 10 years यानी महज 10 साल में NSE हैज बीन एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट वाज सेटअप। जिस काम के लिए वो बना था उसने अपने एम को अचीव कर लिया। It has been playing a leading role as a change agent in transferring the Indian capital market. Indian capital market का शहंशाह है वो, ठीक है, वो जो करता है वही सही है आज के डेट में, ठीक है, और जो दूसरे हैं उसी को फॉलो करते हैं। NSE has been able to take the stock market to the doorstep of the investor. Investor के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। It has ensured that technology has been harnessed to deliver the services to the इन्वेस्टर अक्रॉस द कंट्री एट लोअर कॉस्ट, यानी जो ट्रेडिंग है वो बहुत लोअर मिनिमम चार्जेस के साथ इन्वेस्टर्स को अवेलेबल इसने कराया है। इट हैज प्रोवाइडेड अ नेशन वाइड स्क्रीन बेस्ड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम विद अ हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन एज टू फ्रॉम वेयर ही इज ट्रेडिंग, ठीक है, यानी ये सब उसका मेन ऑब्जेक्टिव। ये वाला अच्छा पॉइंट है, ये पूरा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट सेगमेंट ऑफ NSE की मार्केट सेगमेंट क्या क्या है। सिंपल सा बात करें आपसे, द एक्सचेंज प्रोवाइड्स ट्रेडिंग इन द फॉलोइंग 2 सेगमेंट। 2 सेगमेंट है। पहला होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट, यहाँ पे डिबेंचर्स ट्रेड होते हैं, ठीक है। दिस सेगमेंट प्रोवाइड्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, यानी जिनका रेट ऑफ इनकम फिक्स्ड है, जैसे डिबेंचर पे फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, ये सब का बात कर रहा है। दैट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, बॉन्ड्स इशूड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, इंडेक्स बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिवेंचर एंड म्यूचुअल फंड्स, ये सब यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। दूसरा है कैपिटल मार्केट सेगमेंट, यहाँ पे शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, ठीक है। The capital market segment of NSE provides an efficient and transparent platform for trading in equity, preference, debenture, exchange traded funds as well as retail government securities, ठीक है। ये खत्म हो गया। अगला है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे पहला एक स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन देखिए NSE कब बना था, 1994 के आसपास, 3 में बना, 4 में ऑपरेशन शुरू किया, और आज वो सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला स्टॉक एक्सचेंज, यानी जिसपे सबसे ज्यादा सेल परचेज होता है। लेकिन जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो सबसे पुराना है, ठीक है, लेकिन ट्रेड NSE पे ज्यादा होता है। तो BSE लिमिटेड, formerly known as Bombay Stock Exchange Limited, was established in 1875 and was India's first stock exchange. India का तो होगा ही, एशिया का भी पहला था। It was granted permanent recognition under the Securities Contract Regulations Act 1956, ठीक है। बना था 1875 में, इसको रिकॉग्निशन कब मिला, 1956 में। इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग फंड। इट इज नोन एज BSE लिमिटेड बट वाज एस्टैब्लिश्ड एज द नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन इन 1875। जब बना था उसका नाम क्या था, नेटिव शेयर Stock Broker Association in 1875. Even before the actual legislation were enacted, BSE Limited already had a set of rules and regulation to ensure an orderly growth of the securities market. जब तक SEBI और ये सब कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट नहीं आया था, तब पर भी इनका जो अपना रूल रेगुलेशन था वो काफी ही अच्छा था, ठीक है। As discussed earlier, a stock exchange can be set up as a corporate entity with different individuals who are not brokers. बस वो कोई भी इंडिविजुअल का जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, बशर्ते कि वो कौन नहीं होना चाहिए, कोई ब्रोकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ब्रोकर होगा तो होगा क्या कि वो पार्शियल हो जाएगा, यानी फिर वो फेयर फंक्शन नहीं करेगा एज मेंबर ऑफ शेयर होल्डर। BSE is one such exchange set up as an corporate entity with a broad shareholder base. It has the following objective दोनों का, चाहे वो NSE का हो चाहे वो BSE का हो, लमसम सेम ही है। To provide an efficient and transparent market for trading in equity, debt instrument, derivative and mutual funds. To provide a trading platform for equity of small and medium enterprises, to ensure active trading and safeguard market integrity,
through an electronic driven exchange to provide other services to capital market participants like risk management, clearing, settlement, market data and education to conform to इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करना। यही सारे एनएससी के केस में भी यही ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। Besides having a nationwide presence, BSE has global reach with customer around the world. It has stimulated innovation competition across all market segment। ठीक है, इसका कस्टमर केवल इंडिया में नहीं बाहर के भी हैं। It has established a capital market institute called BSE Institute लिमिटेड। एक कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है BSE इंस्टीट्यूट लिमिटेड इसी का, which provides education on financial market via vocational training of a number of people seeking employment with stock broker. The exchange has about 5,000 company listed from all over the country and outside। इस एक्सचेंज में कितनी कंपनीज लिस्टेड है? 500 कंपनीज लिस्टेड है। एक्चुअली स्टॉक जिस कंपनी को अपना शेयर ट्रेड करवाना है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको वहां पे लिस्ट होना पड़ता है। ठीक है, तो बीएसई में अभी कितनी कंपनी लिस्टेड है? 5000 के आसपास। वो इंडिया के भी और बाहर की भी कंपनी है। एंड हैज द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, अगला है हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन इसको पहले पढ़ने से पहले एक स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पेज है फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे ये टॉपिक मैंने फर्स्ट वाले क्लास में छोड़ दिया था कि अब पढ़ेंगे, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, क्या बोल रही। हैव यू काउंटेड द नंबर ऑफ टाइम्स न्यूज़पेपर हेडलाइंस इन द पास्ट फ्यू वीक्स हैव बीन डिस्कसिंग द सेंसेक्स, जो कि सेंसेक्स के बारे में बात कर रहा था। इट गोज अप एंड डाउन all the time and seems to be a very important part of business and economic news। ये business और economic news का बहुत ही important part होता है। Has that made you wonder what the Sensex actually means? क्या वो देख के आपको मन नहीं करता है कि Sensex होता क्या है? अच्छा, एक बात बता दूं मैं, जैसे NSE जो अभी हमने पढ़ा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका एक इंडेक्स होता है, उसको बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी किसका है? NSE। वैसे BSE का क्या है? सेंसेक्स। ठीक है, तो ये जो आप सेंसेक्स नाम देखते हैं, क्या आपको मन नहीं करता उसके बारे में समझने का? तो आगे बात कर रहा है कि दिस सेंसेक्स इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ NSE। ये याद कर लीजिएगा कि सेंसेक्स किसका बेंचमार्क है? BSE का। वैसे ही निफ्टी किसका है? NSE का। सिंस BSE हैज बीन द लीडिंग एक्सचेंज ऑफ इंडियन सेकेंडरी मार्केट, the Sensex has been an important indicator of Indian stock market। ठीक है, it is most frequent used indicator। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, वैसे आपके काम का नहीं, छोड़ दीजिए, एक या बता ही देता हूँ। ठीक है, जो हमारा निफ्टी है इसमें कितनी कंपनीज का डेटा लिया जाता है? 50 कंपनी का। 50 है ये। ठीक है, कितने कंपनीज का? 50 कंपनी का डेटा से निफ्टी बनता है। वैसे ही BSE का जो सेंसेक्स बनता है वो कितने कंपनीज के साथ बनता है? 30 कंपनी के साथ। ठीक, यही बात बताना था। आगे बढ़ते हैं फिर कि since the BSE has been the leading exchange of the Indian secondary market, the Sensex has been an important indicator of the Indian stock market। It is the most frequent used indicator while reporting on the state of the market। अगर मार्केट का स्टेट बताना है सीधे सेंसेक्स का, सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है तो मार्केट सही चल रहा है, घट रहा है तो फिर वो मार्केट डाउन पे चल रहा है। ठीक है, एंड इंडेक्स है जस्ट वन जॉब टू कैप्चर द प्राइस मूवमेंट। इंडेक्स से क्या पता चलता है? प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे, ये समझ में आ जाता है। So a stock index will reflect the price movement of shares while a bond index captures the manner in which bond prices go up or down। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्जांपल सेंसेक्स और निफ्टी जो वो किस चीज का मूवमेंट बताता है? शेयर्स के प्राइस का। ठीक है, वैसे ही बॉन्ड इंडेक्स क्या कैप्चर करता है? बॉन्ड के प्राइस का मूवमेंट बताता है। इफ द सेंसेक्स राइजेस इट इंडिकेट्स द मार्केट इज गुड डूइंग वेल। ठीक है, since stock are supposed to reflect what company expected to earn in future। देखिए, किसी कंपनी का शेयर का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब ये लगता है कि कंपनी आगे आने वाले दिनों में प्रॉफिट अच्छा कमाने वाली है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन मेन यही फैक्टर होता है। ठीक है, since stock are supposed to reflect what company expect to earn in the future, a rising index indicate that investor expect a better earning from the company। अगर बढ़ रहा है यानी कि जो इन्वेस्टर है उनके दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड है कि कंपनी का आने वाले दिनों में शेयर का प्राइस बढ़े। मे भी आगे चल के कंपनी प्रॉफिट क्या कमाए वो अलग मुद्दा है।
इट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का भी एक इंडिकेटर होता है वहां का मार्केट का क्या सिचुएशन चल रहा है. If Indian company are expected to do well, obviously the economy should do well too. The Sensex launched in 1986 is made up of 30 और the most active traded stock in the market. अभी मैंने बात किया था सेंसेक्स में कितनी कंपनी है, 30, और वो कंपनी है जो कि ज्यादा ट्रेड होती है, यानी जिन पे लोग ज्यादा सेल परचेस करते हैं. नॉर्मली बढ़िया बढ़िया कंपनी इन 30 कंपनीज में आती है. फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, एयरटेल, ये सारी कंपनी इसमें है, ठीक है. बैंक्स जैसे एसबीआई, एचडीएफसी सारे कवर है इसमें. इनफैक्ट दे अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द बीएसई's मार्केट कैप. मार्केट कैप क्या होता है कि कंपनी जो होती है, कंपनी का नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर इक्वल्स टू मार्केट कैप, ठीक है. तो टोटल जो मार्केट कैप है जितनी भी कंपनी है बीएसई में, उसका हाफ ये 30 कंपनी का होता है, ठीक है. दे रिप्रेजेंट 13 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड आर लीडर इन देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री. और बीएसई में जो ये 30 कंपनी है वो 13 सेक्टर से है. फॉर एग्जांपल सेक्टर कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग एक सेक्टर होगा, इंश्योरेंस एक सेक्टर हो गया, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स वो भी एक सेक्टर हो गया, ठीक है. ऑटो एक सेक्टर हो गया. तो 13 ऐसे सेक्टर से इस 30 में कंपनी है, वो अपने सेक्टर की लीडर्स हैं, ठीक है. यही बात बोल. तो हो गया, हमने पढ़ लिया ये वाला, ठीक. अब आगे हम फिर से वहां पे चलते हैं. अब अगला टॉपिक एनएससी बीएसई के बाद हमारा है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसका काम क्या है? द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, कौन एस्टैब्लिश किया है? गवर्नमेंट ने 1988 में. फॉर एग्जांपल जैसे बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको आगे ऊपर उसको गवर्न कौन करता है, देखता कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वैसे ही जो भी शेयर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका ओवरव्यू कौन करता है, उससे रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? सेबी बनाता है. As an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investors protection. इसका मेन पर्पस क्या था? पहला तो कि to promote orderly and healthy growth of securities market and for investors protection. इन सभी काम के लिए दो जो मेन दो पर्पस है उसके लिए इस बना था. पहला तो ग्रोथ, ऑर्डरली और हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. जो सिक्योरिटीज मार्केट है उनका ऑर्डरली यानी सही तरीके से और हेल्दी ग्रोथ हो, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनके साथ धोखा ना हो. इट वाज टू फंक्शन अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, किसके? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसको काम करना था. द सेबी वाज गिवन ए स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी 1992. बाद में पहले स्टार्टिंग में ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता था, बाद में ये स्टैट्यूटरी स्टेटस हो गया इसका थ्रू एन ऑर्डिनेंस. द ऑर्डिनेंस वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नोन एज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. ये किस एक्ट पे फिर हो गया? जब ये अपना इसका अपना रूल रेगुलेशन हो गया, सेपरेट हो गया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी जब हो गया तो इसके ऊपर जो एक्ट पास हुआ था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग इसको ऑपरेट करना था. ठीक है, आगे देखते हैं. रीजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई. इसका रीजन क्या था? वही रीजन था, हेल्दी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द स्टॉक मार्केट और protection of investors. The capital market has witnessed a tremendous growth during 1980s, characterized particularly by the increasing participation of the public. 1980 के दशक के बाद धीरे धीरे जो लोगों का झुकाव कैपिटल मार्केट के प्रति हुआ वो काफी ज्यादा होने लगा. ठीक है, जनरल पब्लिक का. This ever expanding investor population and market capitalization led to a variety of malpractices on the part of company, broker, merchant bankers and investment consultant and other involved in the security market. जो भी participant थे securities market में, for example company, broker, merchant banker, investment consultant, वो malpractices यानी धोखा देने लगे investors का. The glaring example of these malpractices included existence of self-styled merchant banker, unofficially private placement, rigging of prices, unofficially premium on new issue. ठीक है, नॉन एडहेरेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. ठीक है, ये सब ये जो मेल प्रैक्टिसेस से पहला क्या था?
फॉर एग्जाम्पल स्टाइल मर्चेंट, बैंकर, अनऑफिशियली प्राइवेट प्लेसमेंट। रिगिंग ऑफ प्राइसेस को रीग करना। रिगिंग ऑफ प्राइसेस का सिंपल सा मतलब अपने हिसाब से प्राइसेस को मूव करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं क्या करूंगा, एक कंपनी, देखिए सिंपल मार्केट कैसे रन करता है, सेल और परचेज। सेलर अगर ज्यादा है तो पैसा दाम बढ़ेगा, बायर अगर ज्यादा है तो सेलर अगर ज्यादा है तो दाम घटेगा, बायर अगर ज्यादा है तो दाम बढ़ेगा। तो रिगिंग ऑफ प्राइसेस में एक एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं एक कंपनी के अगेंस्ट करूंगा, उसका सारा शेयर मैं खरीदते जाऊंगा, बस बेचने वाला कितना भी प्राइस पे है मैं खरीदने चलूंगा, यानी डिमांड उसका बढ़ा दूंगा। कितना भी खरीद तो मैं ही अकेले रहा हूं, लेकिन सारा शेयर मैं ही खरीद रहा हूँ। और एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जो उस शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस टाइम मैं ले जाके सारा शेयर डंप कर दूंगा और सारा सेल कर दूंगा। यानी परचेज तो मैंने कम दाम पे किया और जब बेचा मैंने तो एक ही बार में बहुत हाई प्राइस पे यानी बेच दिया। यानी ये एक मेल प्रैक्टिस हो गया, यानी गलत तरीका है। अनऑफिशियली प्रीमियम ऑन इश्यू, शेयर को प्रीमियम पे इशू कर दिया जाता था और वो प्रीमियम अनजस्टिफाइड था। नॉन एडहेरेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का जो भी रूल रेगुलेशन था उसको भी फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। एंड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, डिले इन डिलीवरी, ये सब जो मेल प्रैक्टिसेस चल रहा था कि शेयर का पैसा चला गया और शेयर इशू नहीं किया उन्होंने, ये सब जो था इसके वजह से ही सेबी को इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने 1980s के टाइम के आसपास, ठीक है। दिस मेल प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैव इरोडेड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड मल्टीपल इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस। इसी के वजह से क्या हुआ कि जो हमारे इन्वेस्टर थे उनका कॉन्फिडेंस मार्केट पे क्या हुआ, इरोड हुआ, यानी खत्म होने लगा और इन्वेस्टर का दुख दर्द बढ़ने लगा। द गवर्नमेंट एंड द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर रादर हेल्पलेस इन रिड्रेसिंग द इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर पेनल प्रोविजन इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। और सरकार और स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे कामों को जो लोग कर रहे थे उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि प्रोविजन ही नहीं था एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि कैसे उनको पेनल्टी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इन व्यू ऑफ द अबव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप अ सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी, और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी नॉन एज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस किया। पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी, पर्पस और रोल क्या है, ठीक है। अच्छा टॉपिक है पूरा सेबी, चाहे वो किसी भी चीज का रीजन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव किसी भी चीज का बात करें, ठीक है। द बेसिक पर्पस ऑफ सेबी इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ फैसिलिटेट एफिशिएंट मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द सिक्योरिटीज मार्केट। It also aims to stimulate competition and encourage innovation. This environment includes rules and regulation, institutions and their interrelationship, instrument, practices, infrastructure and policy framework. This environment aims at meeting the needs of three groups, which basically constitute the market, the issuer of securities, the investors and market intermediary. इन तीनों के लिए mainly इनका काम होता है। To the issuer, यानी जो शेयर इशू करता है, it aims to provide a market in place they can confidently look forward to raising। जो शेयर इशू करता है उसको confidently सही तरीके से पैसा रेज हो जाएगा with fair, easy and efficient manner। ये काम है किसका, सेबी का। टू इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके प्रति क्या उसका जवाबदेही है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट एंड इंटरेस्ट थ्रू, उनका प्रोटेक्शन और राइट और इंटरेस्ट थ्रू एडिक्वेट, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस। उनको एक्यूरेट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाए, ठीक है। अगला है हमारा टू द इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरी कहने का मतलब जो हमारे स्टॉक ब्रोकर था या स्टॉक एक्सचेंज है। टू द इंटरमीडिएरी इट शुड ऑफर ए कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड, एक्सपेंडिंग मार्केट विद एडिक्वेट एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट दे आर एबल टू रेंडर बेटर सर्विस टू द इन्वेस्टर एंड इशूअर्स, ठीक है। इंटरमीडिएरी को बढ़िया एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां की वो बढ़िया से काम कर सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी क्या होगा, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी हमने दो पढ़ा था, इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। पहला, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड टू प्रमोट द एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, प्रमोट करना, मॉडर्नाइज करना, ये सब। दिस मे बी इलेबोरेटेड एज फॉलो। इसका फंक्शन यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ठीक है। पहला, टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट एंड
and the securities industry to promote their orderly function, ताकि वो orderly function करें, to promote the right and interest of the investor, particularly individual investor, and to guide and educate them. पहला तो उनको उनके राइट और इंटरेस्ट का हितों का ध्यान रखना, और दूसरा उनको गाइड करना कि कैसे सही है, ठीक है, क्या करना सही है और क्या गलत है, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिसेस, ये जो धोखा हो रहा था रिगिंग और ये सब करके उनसे छुटकारा दिलाता था, एंड अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरी लाइक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर etc विद अ व्यू टू मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। ये सब किसका ऑब्जेक्टिव है? सेबी का। SEBI का फंक्शन क्या है? Keeping in mind the emerging nature of securities market in India, SEBI was entrusted with the twin task of both regulation and development of the stock market. It has certain protective functions also. तो पढ़ते हैं, इसका दो फंक्शन है। पहला रेगुलेटरी फंक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर इन द मार्केट, जो भी ब्रोकर है उनका रजिस्ट्रेशन हो। रेगुलेटरी फंक्शंस भी है इसका, तो उसमें क्या करता है कि जो ब्रोकर होते हैं, सब ब्रोकर होते हैं और अदर प्लेयर इन द मार्केट, उनका रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड, इनका रजिस्ट्रेशन करना, रेगुलेशन ऑफ stock broker, portfolio exchanges, underwriter and merchant banker, and the business in stock exchanges and any other securities market, उनको रेगुलेट करना। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इंटरमीडियरी, ठीक है, अगर जो स्टॉक एक्सचेंज और इंटरमीडियरी हैं उनका ऑडिट या इंस्पेक्शन भी करवा सकता है। लिवाइंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट पर्पस ऑफ द एक्ट, और वो चार्ज भी लेवाई कर सकता है ट्रांजैक्शंस पे, ठीक है। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट एक्ट, इतना एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी कोई और भी फंक्शन बोला है तो उसको भी परफॉर्म और एक्सरसाइज करना, ये भी काम किसका है? सेबी का। दूसरा है मेरा डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में क्या क्या आ गया? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, जो इंटरमीडियरी है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है कि कैसे काम करेंगे तो सही होगा, ठीक है। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट, रिसर्च कंडक्ट करना और उसको फिर पब्लिश करना ताकि कि वो यूजफुल किसके लिए हो? मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए मेजर लेना बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, थ्रू फ्लेक्सिबल अप्रोच, ठीक है। तो रेगुलेट, देखो वैसे तो दो फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन, लेकिन उसके साथ साथ एक और फंक्शन आता है, कौन सा? प्रोटेक्टिव फंक्शन। वो क्या होता है देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट एंड मैनिपुलेशन एंड प्राइस रिगिंग, इसको प्रोहिबिट कराता है, ठीक है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का नहीं, मैं एक कंपनी जो शेयर मार्केट में है उसका मालिक हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मुझे तो पता है कि मेरा प्रॉफिट क्या आने वाला है, ठीक है, नॉर्मली तो पता चल ही जाता होगा। जैसे ही प्रॉफिट ईयर एंड में आने वाला होगा कैलकुलेट करेंगे, फिर बाहर न्यूज जाएगा। तो जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया मुझे पता है अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में मेरे कुछ प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूंगा प्राइस बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है तो अल्टीमेटली अगर ये न्यूज गया मार्केट में तो मेरा प्राइस भी बढ़ेगा, तो मैं उनको पहले ही बता दूंगा और वो पहले ही शेयर खरीद लेंगे और फिर हम अनाउंस करेंगे कि प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। तो फिर अब बाद में जब उसका प्रॉफिट बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा तो फिर वो शेयर वो लोग बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आया कहाँ से आया है? कोई कंपनी का इनसाइडर था, तो ये सब गलत है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करता है कौन? सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शंस है ये, ठीक है। और अगर मान लो हो गया तो फिर उसके लिए पेनल्टी भी इम्पोज करता है। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ स्टेप्स लेता है ये। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, फेयर प्रैक्टिस हो और कोड ऑफ कंडक्ट सिक्योरिटी मार्केट का क्या होगा ये भी प्रमोट करता है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी,
As SEBI is a statutory body, there has been considerable expansion in the range and scope of its activity. Each of the activity of SEBI now demands more careful, closure, coordinated and intensive attention to enable it to attain its objective. ठीक है, इसका जो रेंज और स्कोप ऑफ एक्टिविटी है डे बाय डे बढ़ रहा है, इसलिए केयरफुल, क्लोजर, कोऑर्डिनेटेड, इंटेंसिव अटेंशन चाहिए होता है ताकि इसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके. Accordingly, SEBI has been restructured and rationalized in tune with the expanded scope. जैसे जैसे स्कोप चेंज होता गया, SEBI ने अपने फंक्शनिंग का तरीका भी बदलते गए ये लोग. ठीक है. It has decided its activity into 5 operational departments. मेनली इन्होंने अपने पूरे ऑपरेशन को 5 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया है. ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हर डिपार्टमेंट का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. अपार्ट फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई, ठीक है, एक हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में. सेबी हैज ओपन रीजनल ऑफिसेस, उसके अलावा रीजनल ऑफिस है कहाँ कहाँ? कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, टू अटेंड इन्वेस्टर्स कंप्लेंट. किस चीज के लिए? इन्वेस्टर कंप्लेंट को अटेंड करने के लिए. एंड लेस विद इशूअर, इंटरमीडियरी एंड स्टॉक एक्सचेंज इन कंसर्न रीजन. और कंसर्न रीजन में इन्होंने इनके साथ इशूअर और इसके साथ कोलैबोरेशन टाइप किया है. ठीक है. The SEBI also formed 2 advisory committee. उनका क्या है? 2 advisory committee है. They are the primary market advisory committee. कौन कौन से? Primary market advisory committee and secondary market advisory committee. This committee consists of the market player. ये इसमें कौन होता है? Market players होते हैं. The investors association recognized by SEBI, ठीक, an eminent person in capital market. इसमें कौन कौन होता है? द इन्वेस्टर्स एसोसिएशन, उसमें इन्वेस्टर के एसोसिएशंस होते हैं जो कि सेबी ने रिकॉग्नाइज किया, और इमिनेंट पर्सन्स इन कैपिटल मार्केट, और वो लोग होते हैं जो कि कैपिटल मार्केट में इमिनेंट होते हैं, यानी ज़्यादा इफेक्टिव लोग होते हैं. दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इनपुट्स टू सेबीज पॉलिसी, और वो सेबी को गाइड करते रहते हैं कि ये पॉलिसी बनाओ, ठीक है, ऐसे के लिए. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 2 कमिटी आर एज फॉलो: टू एडवाइज सेबी ऑन मैटर रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरी फॉर इंश्योरिंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन इन द प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्टर है उनके प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए वो कुछ एडवाइजरी देते हैं. ठीक है. टू एडवाइज सेबी ऑन इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी एडवाइस करते हैं सेबी को. टू एडवाइज सेबी ऑन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के भी कॉरेस्पॉन्डिंग वो एडवाइस करते हैं. तो यानी ये क्या, देखिए, जो सेबी है उसने कुछ कमिटी बनाया है. 2 कमिटी. सेबी हैज फॉर्म्ड 2 एडवाइजरी कमिटी. They are primary market advisory committee and secondary market advisory committee. ऊपर हमने देखा था 2 मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. जो प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी है वो प्राइमरी मार्केट के रिगार्डिंग वो एडवाइस देती है, और जो सेकेंडरी मार्केट वाली कमिटी है वो सेकेंडरी मार्केट का. तो उनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये ए, बी और सी. आगे देखते हैं डी. To advise for changes in legal framework to introduce simplification and transparency in primary market. प्राइमरी मार्केट में simplification and transparency है, इसके लिए क्या लीगली चेंज किया जा सकता है वो भी एडवाइस करते हैं. और फिर एडवाइजरी कमिटी है तो सारा काम इसका एडवाइस का ही होगा. टू एडवाइज द बोर्ड इन मैटर रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द सेकेंडरी मार्केट इन द कंट्री. ठीक है. टू एडवाइज द बोर्ड इन मैटर रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, सेकेंडरी मार्केट का डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन कैसे हो सेकेंडरी मार्केट का, ये भी बताता है कि देश में कैसे आप डेवलप और रेगुलेट कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट को. द कमिटी आर हाउएवर नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर. ये जो कमिटी है वो कौन है? नॉन स्टैट्यूटरी है. एंड द सेबी इज नॉट बाउंडेड बाय द एडवाइस ऑफ द कमिटी. और ये बाउंडेड नहीं है कि वो जो एडवाइस करे वो माने. ये चॉइस है सेबी का कि उसको अच्छा लगता है तो मानेगी, नहीं लगता है नहीं मानेंगे. दिस कमिटी आर अ पार्ट ऑफ सेबी constant endeavor to obtain a feedback from the market player on various issues relating to the regulation and development of the market. ये एक तरीका है ताकि कि सेबी को फीडबैक मिल जाता है कि मार्केट के जो प्लेयर हैं वो क्या सोच रहे हैं इसके रिगार्डिंग. ठीक है. अच्छा, आपका चैप्टर हो गया यहाँ पे ये वाला कंप्लीट. थोड़ा सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक इस चैप्टर से सेशन जो हमारा क्या था 2000 सेशन हमारा जो है ईयर 2020-21 में कुछ सिलेबस इसमें से नहीं है. वैसे ऑल्दो मैंने सारा पढ़ा दिया है, लेकिन अब मैं बता, देखिए नॉलेज कभी बेकार नहीं जाएगा. वेदर दैट इज इन योर सिलेबस और नॉट इज नॉट द मेन एम.
देखिए आप समझ लीजिए पूरा, आप फिर याद जो करिएगा आप वही करिएगा, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया बिना बताया आपको, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है उसमें से। ऑल्दो अब अगर आप बाद में, यानी अगर आपका एग्जाम मार्च 21 में है, मार्च 2021 में है, तब तो आपके लिए अभी जो बताऊंगा वो नहीं है सिलेबस में, बाद में है। अगर बाद में आपको एग्जाम देना तो आपके सिलेबस में आ जाए, क्योंकि मेनली ये पहले भी था, ये सिलेबस में जो अभी मैं कटवाऊंगा वो पहले सिलेबस में था, लेकिन इस बार जो कोरोना की वजह से सिलेबस में कमी किया गया उसमें काटा गया है इसमें से। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या इसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपने फाइनेंशियल मार्केट का चारों वीडियो मेरा देखा है, ठीक है। तो पहला अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ये था, एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हो गया, अंडरस्टैंड कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हो गया, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मनी मार्केट, डिस्क्राइब वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी एज अ टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट, ये सब हो गया, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल मार्केट मनी मार्केट हो गया, डिस्कस द मेथड ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूज कैसे फ्लोट होते प्राइमरी मार्केट में हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट हो गया, गिव द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हमारा हो गया, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हो गया, डिस्कस द ट्रेडिंग प्रोसीजर्स इन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, गिव द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड द डीमैट अकाउंट एज यूज्ड इन दिस ट्रेडिंग प्रोसीजर्स हो गया, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेबी। ये पूरा सिलेबस है कब के लिए, 2020-21 सेशन के लिए, यानी जिनका एग्जाम मार्च अप्रैल 2021 में, उनके लिए सिलेबस रेलिवेंट है। इसका मतलब जो सिलेबस में नहीं है वो यही है कि एनएससी और बीएससी आपका सिलेबस में नहीं है, बाकी जो मैंने पढ़ाया है इसमें सारा है, ठीक है। तो मैं उसको आपके लिए काट देता हूँ, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये जो हमने पढ़ा था ये भी नहीं है सिलेबस में, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव था, ये सब नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। ऑल तो मैंने पढ़ा दिया, अगर आप इस साल वाले हैं तभी आप ये काटिएगा, बाकी अगर आप बाद वाले हैं यानी 2022 मार्च में आपका अगर एग्जाम हो रहा है तब आपका रेलिवेंट है ये सब। ऑल्दो इस साल के लिए यानी 2021 मार्च में अगर आपका एग्जाम है तब के लिए आपका ये सिलेबस में नहीं है ये सब, ठीक है। जो भी पढ़ाऊंगा मैं वो वैसे पढ़ा दिया, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन तो आपको मिल गया, वो आपके लिए रेलिवेंट है, ऑल्दो आप एग्जाम के लिए उसको रेलिवेंट मत मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चल के आपका चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये हमने डिस्कस वैसे कर लिया, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेबी एनएसई, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड कैपिटल, सेकेंडरी मार्केट, ओटीसी, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या होता है, जो सेल परचेज होता है वो काउंटर पे जाके होता है। बाकी आप ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन आप करिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई और भी टॉपिक आपको फिर से समझना हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, अगर कोई भी डाउट हो चैप्टर नंबर 10 में आपको, ठीक है। बाकी अगर आपको बढ़िया से क्लियर हुआ चैप्टर को तो लाइक जरूर दबाइएगा, और नहीं क्लियर हुआ, जो टॉपिक नहीं हुआ वो कमेंट में बताइएगा, और मन करे तो डिसलाइक भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं फर्दर आगे जाके उसको इम्प्रूव कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। आपका एक चैनल सब्सक्राइब करने की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय।